नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ आए हुए हैं आपको ग्रामीण डाक सेवक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने। ग्रामीण डाक सेवक ने इस साल 22,000 से ज़्यादा पोस्ट या वैकेंसीज ओपन की हुई हैं बहुत सारे रीजन्स से। तो हम आपको उसके रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे। हमारे साथ हैं पलक। क्षितिजा, आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताने वाले हैं जीडीएस से रिलेटेड, ग्रामीण डाक सेवा से रिलेटेड। जैसे कि कौन से स्टेट्स में कितनी वैकेंसीज हैं और किस स्टेट में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट क्या है। जो ग्रामीण डाक सेवा की अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड सैलरी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस रिक्रूटमेंट का वो है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाए। उसमें काफ़ी हमारे जो ऑडियंस यूज़र्स हैं वो काफ़ी गलतियां कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो बीपीएम की पोस्ट है उसमें काफ़ी सारे लोगों को सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं, वो हम क्लियर करेंगे। फिर जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस की जो लोकेशन है उसका अरेंजमेंट कौन करेगा, उसके लिए पे कौन करेगा, ये सब बातें भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ स्टेट्स का रिजल्ट आ गया है तो वो रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं लोग, और रिजल्ट के बाद अपॉइंटमेंट तक का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे पलक आपने अभी बताया कि बहुत सारे रीजन्स की डेट्स एक्सटेंड भी हो चुकी हैं और बहुत सारी वैकेंसीज खुल भी चुकी हैं। तो आप ज़रा शॉर्ट में हमें बता दीजिए कि कौन सी वैकेंसीज खुली हुई हैं और किसकी डेट्स एक्सटेंड हो चुकी हैं। मैं अभी नियरेस्ट जिनकी लास्ट डेट है वो हमारे यूजर्स को बता देती हूँ। जैसे कि उत्तराखंड की जो 573 वैकेंसीज हैं उनकी लास्ट डेट 18 मई है। छत्तीसगढ़ की जो 123 वैकेंसीज हैं उनकी लास्ट डेट 20 मई है। और हरियाणा और आसाम की जो नियरली 1000 वैकेंसीज हैं उनकी लास्ट डेट 24 मई है। बाकी के स्टेट्स की वैकेंसीज और लास्ट डेट्स जो हमारे यूजर्स हैं वो हमारे ब्लॉग पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो जब आपने अभी पता कर लिया है कि वैकेंसीज और एक्सटेंडेड डेट्स के बारे में, तब हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट्स हैं और उन पोस्ट की जॉब प्रोफाइल, उनकी सैलरीज क्या हैं। तो कुल मिलाकर 4 पोस्ट्स हैं ग्रामीण डाक सेवक के लिए। एक है बीपीएम जो कि है ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट, दूसरी है एमडी यानी कि मेल डिलीवरर, एमसी यानी मेल कैरियर और एक पैकर। तो बीपीएम जो होता है उसकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी रेंज करेगी 10,000 और थोड़ी रेजेस और प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स के हिसाब से बढ़ते बढ़ते 35,000 तक जा सकती हैं। साथ ही साथ पे कमीशन अगर आगे आते रहेंगे तो उनके हिसाब से भी वो बढ़ती जाएगी। मेल डिलीवरर, मेल कैरियर और मेल पैकर की सैलरीज स्टार्टिंग सैलरी होगी 5,000 से लेके 7,000 के रेंज में। और वैसे ही जैसे बीपीएम की होती है सैलरी, प्रमोशन रेजेस इस हिसाब से बढ़ती जाएंगी। अब हम जानेंगे बीपीएम की ये जॉब प्रोफाइल क्या होती है। बीपीएम की जॉब प्रोफाइल ये होती है, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस का हेड होता है। हेड यानी उसको वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैंडल करना पड़ेगा। हैंडल करने के साथ साथ उसको कोई गवर्नमेंट स्कीम्स नई नई आती होंगी, जैसे कि सुकन्या समृद्धि हो गया या कोई बीमा योजना होगी, तो उसको गांव में उसको प्रमोट करना है और लोगों को कन्विंस करना है कि वो पोस्ट ऑफिस में आके अपने अकाउंट खोलें। मनी ऑर्डर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस बीपीएम को करने होंगे और मेल डिलीवरर, मेल कैरियर और मेल पैकर को हेड करना होगा। मेल डिलीवरर की जो जॉब होती है वो जॉब होती है कि उसे बीपीएम को असिस्ट करना होता है बीपीएम के कामों में। साथ ही साथ उसको हेड ऑफिस से जाके अगर कोई मेल्स होंगे तो उसको कैरी करके अपने पोस्ट ऑफिस में डिलीवर करना पड़ेगा। ये मेल डिलीवर की जॉब होती है। इट इज़ अ मल्टीटास्किंग जॉब, एमटीएस की जॉब होती है। तो इसके साथ साथ उसको और भी कोई सारी जॉब्स उसके प्रोफाइल में ऐड होती रहेंगी। मेल जो कैरियर की जॉब होती है वो होती है बीपीएम को और एमडी को साथ ही साथ असिस्ट करने की। मेल कैरियर का काम ये भी होता है कि वो जो मेल आएगी उसे वो जाके हर एक रीजन में अपनी रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाए। ये लगेगी पोस्टमैन जैसी जॉब, लेकिन ये मल्टीटास्किंग में आती है। तो इसके साथ साथ और भी और भी काम उसमें ऐड होते रहेंगे। और पैकर का काम ईजी होता है। पैकर का काम ये होता है कि उसे जो मेल बैग्स आएंगी उनकी मेल बैग खोल के वो जो लेटर्स होंगे या मेल होगी उसको सॉर्ट आउट करके उसको अपनी रीजन के हिसाब से सॉर्ट करके रखना, ताकि मेल कैरियर अपना काम कर सके। तभी शाम को जब मेल इकट्ठा हो जाएगी उसको रीपैक करके मेल वैन को वापस उसको डिलीवर करने के लिए भेजने का काम पैकर का होता है। तो ये सारी जॉब प्रोफाइल है बीपीएम की, एमडी की, एमसी की और पैकर की। तो क्षितिजा, जैसे कि आप सारे जॉब प्रोफाइल्स एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस रिक्रूटमेंट का है वो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। क्योंकि जैसे कि आप जानती हैं कोई इंटरव्यू, कोई एग्ज़ाम इन्वॉल्व नहीं है। ये सिर्फ 10th के जो हमारी मार्कशीट्स होंगी, 10th के जो मार्क्स होंगे हमारे यूज़र्स के, उस पर डिपेंड करता है। उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के बेसिस पे इसका सिलेक्शन होगा। तो
यूज़र्स को बहुत ही ध्यान रखना होगा कि वो एप्लीकेशन फॉर्म बहुत केयरफुली भरें, क्योंकि इसे दोबारा नहीं भरा जा सकता है और इसमें चेंजेस भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में आपको अब एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी हम टेक्स्ट बुक का ब्लॉग ओपन किया हुआ है हम लोगों ने। उस पर हम नीचे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है, इस पर लिखा हुआ है डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई। इस पर आप क्लिक कीजिए। अब जो खुल रहा है वो इंडिया पोस्ट का GDS का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पर जैसे कि हमें दिख रहा है, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है और एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे डिटेल्स चाहिए होंगे, तो आप सब रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट साथ में लेके बैठिएगा। फॉर्म खुल गया है, जैसे कि देख रहे हैं आप, इसमें बहुत सारे डिटेल्स डालने हैं। तो सबसे पहले आप अपना 10th की जो आपका मार्कशीट है उसमें जो नाम जिस तरीके से आपका नाम लिखा हुआ है उसी तरीके से आप इसमें अपना नाम एंटर कीजिए। उसके बाद आपके फादर का नाम एंटर कीजिए, फिर मोबाइल नंबर। ये ध्यान रखिएगा कि वो मोबाइल आपके पास ही हो या ऐसा हो जिसपे SMS ईजीली आ जाते हों, क्योंकि आगे इसमें एक पासवर्ड भेजा जाएगा जो हमें एप्लीकेशन के लिए काम आएगा। तो मोबाइल नंबर ऐसा डालिएगा जो आपके साथ में हो। फिर डेट ऑफ बर्थ, कैलेंडर में से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। फिर अपना जेंडर, कम्युनिटी। अगर आप अनरिजर्व के अलावा कोई कम्युनिटी डाल रहे हैं तो आपको बाद में आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो वो आपको कैटेगरी अकॉर्डिंगली फिल करनी होगी। फिर स्टेट फिल करना होगा जिससे आपने टेंथ एग्ज़ाम क्लियर किया है। उसके बाद बोर्ड भरना होगा। बोर्ड भरते समय आप ये बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे अगर हम MP बोर्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि MP बोर्ड 600 मार्क्स, MP बोर्ड 650 मार्क्स। तो आप मार्कशीट में देखिए कि आपका टोटल कितने मार्क्स है और वो बोर्ड अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कीजिए। फिर 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर भी बहुत ध्यान से सर्टिफिकेट में देख के भरिएगा। और फिर यहाँ कैप्चा में आपको जो कैरेक्टर्स दिखेंगे वो वैसे के वैसे आप फिल कीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस रजिस्ट्रेशन को फॉर्म को आप प्रिंट कर लीजिए। आपके पास इंडिया पोस्ट से एक SMS भी आ गया होगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को हम दोबारा यूज़ करके अब एप्लीकेशन भी फिल करेंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या ST SC को बिलोंग करते हैं तो आपको फ़ी ID की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के मेल हैं या OBC हैं, मेल हैं, तो फिर आपको अपने नियरेस्ट हेड पोस्ट ऑफिस पे जाना होगा। वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा और फ़ी पे करना होगा, जिसके थ्रू आपको एक फ़ी ID नंबर मिलेगा। अभी हम वापस उसी साइट पे गए हैं और अब हमने अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक किया है। अब हमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर SMS के थ्रू आया था उसको हम रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ब्लैंक में फिल करेंगे। अगर आपने फ़ी पे किया है तो आपको फ़ी ID मिला होगा। वो नंबर आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, वो आपको फिल करना पड़ेगा। फिर आप जैसे ही इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आपको एक 1 टाइम पासवर्ड करके एक SMS आएगा आपको आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे। वो आपको पासवर्ड यहाँ पे एंटर OTP वाले ब्लैंक में डालना होगा। और मीनवाइल आपको जिस स्टेट या सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना होगा। अब हम देख रहे हैं हमारे सामने एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। हम धीरे धीरे केयरफुली उसे पूरा फिल कर देंगे। सबसे पहले तो आप अपना आधार नंबर उस पर डालिएगा। आपको अपनी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन भी डालनी होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं करेंटली तो आप प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में स्टडिंग लिख सकते हैं या अनएम्प्लॉयड लिख सकते हैं, अगर आप कुछ और अभी काम नहीं कर रहे हैं।
या फिर जिस भी ऑक्यूपेशन में आप अभी हैं वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बाइसिकल एक प्री रिक्विजिट है, जैसे कि जीडीएस में मेंशन है, तो आप अगर वहाँ पे आप येस क्लिक करें, येस सिलेक्ट करें। अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वहाँ पे येस कर दीजिएगा। आप अपने एड्रेस डिटेल्स डाल सकते हैं वहाँ पे, आपका अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट, विलेज एक्सेट्रा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हर जो चीज़ मेंशन्ड है वो कंपलसरी है, तो आपको सारे ब्लैंक्स फिल करने होंगे। जब आप मार्क्स भर रहे हैं तो आप वापस से अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, रिज़ल्ट का टाइप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका रिज़ल्ट ग्रेड्स के फॉर्म में है तो आप ग्रेड सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका रिज़ल्ट मार्क्स के फॉर्म में है तो मार्क्स सिलेक्ट करेंगे। वो आपको अपनी मार्कशीट देख के पता चल जाएगा। अब आपको अपनी मार्कशीट में से जिस सब्जेक्ट में जितना स्कोर आपको मिला है उतना हर ब्लैंक में फिल करना है। अगर आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे कोई तो वो आप अपनी मार्कशीट में देखिए कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे और वो अकॉर्डिंगली इस एप्लीकेशन फॉर्म में भर दीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है प्रेफरेंसेस का, इसे बहुत ही ध्यान से भरिएगा, क्योंकि ऐसा होगा कि आप जो भी जिस ऑर्डर में प्रेफरेंस भरेंगे उसी हिसाब से आपको पोस्ट मिलने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले वो पोस्ट जो आप सबसे ज़्यादा आपको चाहिए या उस डिवीज़न को सिलेक्ट कीजिए जो आपके घर से सबसे पास हो, जो आपके सबसे नज़दीक पड़ेगा। तो सबसे पहले वो भरिए। उसके बाद उसमें भी पोस्ट वो सिलेक्ट कीजिए जो आपको लगता है कि जैसे बीपीएम, एमडी, एमसी में से सबसे अच्छा पोस्ट बीपीएम हम मानते हैं, तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ऑप्शन 2 में नेक्स्ट चीज़ डालिए, जो भी अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपका सेकंड प्रायोरिटी क्या होगा, उस हिसाब से ऑप्शन 2 फिल कीजिए। फिर अगर ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों ही किसी कारण से आपको नहीं मिलता है, आप उसकी दोनों की मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन 3 में आप क्या चाहेंगे वो भरिए। ऐसे ही करके आप पांचों ऑप्शन भरिए और हम सजेस्ट करेंगे कि आप एक भी ऑप्शन खाली ना छोड़ें, पांचों पोस्ट के लिए कुछ ना कुछ भर दें। जब आप पोस्ट सिलेक्ट कर रहे होंगे तब ये भी ध्यान रखिए कि पोस्ट में कैटेगरी भी मेंशन है। तो जैसे अगर आप एसटी या एससी को बिलोंग करते हैं तो या ओबीसी या अनरिजर्व जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही पोस्ट सिलेक्ट करें। अब जैसे ही आपने सारे प्रेफरेंसेस भर दिए हैं उसके बाद आप प्रीव्यू को क्लिक करें, क्योंकि आपको बाद में चॉइसेस को चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप सबसे पहले प्रीव्यू जो बटन दिया हुआ है उसको क्लिक करें। अगर आपने कोई डिटेल मिस कर दिया है तो ये अभी आपको शो करेगा, तो आप ओके करें उसको और ऊपर जाके जितने भी मिसिंग डिटेल्स हैं उनको वापस फिल करें और अच्छे से पूरा आपका फॉर्म जो है वो वापस चेक कीजिए। अगर आपने सारी चीज़ें भर दी हैं तो जो चेकबॉक्स है आई हैव क्लिक प्रीव्यू बटन को उसको क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट पे आप जा सकते हैं। क्षितिजा, हमने हमारे यूज़र्स को एप्लीकेशन फॉर्म भरना तो सिखा दिया, लेकिन हमारे बहुत सारे यूज़र्स को ये भी डाउट है कि अगर वो बीपीएम की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये क्या चीज़ है? अच्छा, तो हम उस बारे में डिटेल में भी बताते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों भरी जाती है और बीपीएम को क्यों पे करनी पड़ती है। तो ये बात क्लियर कर लें कि सिर्फ बीपीएम को पे नहीं करनी पड़ती, सिक्योरिटी डिपॉजिट एमडी, एमसी और पैकर को पे करनी पड़ती है। बीपीएम को पे करने वाली अमाउंट है ₹25,000, जबकि एमडी, एमसी और पैकर को ₹10,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी पड़ेगी। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए भरते हैं क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें एक मिनिमम अमाउंट, कोई मॉनेटरी वैल्यू रखी होती है ट्रांजैक्शंस के लिए। जैसे कि आप जानते हैं मनी ऑर्डर्स का ट्रांजैक्शन होता है, वैल्यूएबल स्टैम्प्स
स्टैम्प्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में, और एक डिमांड ड्राफ्ट जैसी चीज़ यानी कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर होती है जिसे डिमांड ड्राफ्ट की तरह यूज़ करते हैं, वो भी पोस्ट ऑफिस में पाई जाती है। तो ये बड़े वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, मिसप्लेस होने की बहुत चांसेस होती हैं। तो अगर ये चीज़ें आपसे मिसप्लेस हो जाती है तो ये रियम्बर्स आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट से पोस्टल डिपार्टमेंट कर देगा। तो इसीलिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी पड़ती है। लेकिन टेंशन की कोई बात है नहीं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपको जॉब छोड़नी है, आप जॉब छोड़ रहे हो, जब भी आप जा रहे हो, आपको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस रिफंड हो जाएगी। और रहा सवाल इस बात का कि सिक्योरिटी डिपॉजिट भरते कैसे हैं और कब भरते हैं, तो जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी एज अ बीपीएम और एज अ एमडी, एमसी या पैकर, तो आपको एक फिडिलिटी गारंटी बॉन्ड भरना पड़ता है या फिर एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के फॉर्म में आपको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ेगा। अब इसकी प्रोसेस जो है, आपको जब सिलेक्शन हो जाएगी तब आपको या तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या तो कोई डिविजनल जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा वो आपको वहाँ पे गाइड करेगा कि आपको ये बॉन्ड वगैरह कैसे भरना है। ठीक है, तो शायद आपकी ये डाउट्स भी क्लियर हो गए हों सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। क्षितिजा, काफ़ी सारे लोगों को ये भी डाउट था कि जो पोस्ट ऑफिस है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, उसका लोकेशन क्या ब्रांच पोस्ट मास्टर को ही अरेंज करना पड़ेगा? तो हाँ, अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोजीशन के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, अरेंज करनी पड़ेगी। लेकिन उसका जो रेंट होगा वो आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो पे करेगा। मगर अरेंजमेंट तक, मतलब जब तक आप लोकेशन चूज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तब तक अगर कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो वो आपको ही करने पड़ेंगे। और एक और बात थी क्षितिजा कि जैसे ही जिस भी पोस्ट के लिए हमारे जो यूजर्स है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, उनको विद इन 30 डेज ऑफ सिलेक्शन उनको उस पोस्ट ऑफिस के अराउंड, मतलब पोस्ट ऑफिस के रीजन में अपने लिए रेसिडेंस अरेंज करना होगा। क्योंकि इसका जो है अपॉइंटमेंट से काफ़ी मतलब रिलेशन है। उन्हें अपॉइंटमेंट तभी मिलेगा जब वो उस रीजन में अपना रेसिडेंस का सर्टिफिकेट दे पाएंगे अथॉरिटी को। सही है। तो आपने अभी अकोमोडेशन के बारे में, सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह भरते हैं उसके बारे में, एक्सटेंडेड वैकेंसीज वगैरह उसके बारे में जान लिया है। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि अभी ओडिशा रीजन की रिजल्ट्स आ चुकी है। तो एक एक करके अभी बहुत सारी रीजन्स की भी रिजल्ट्स धीरे धीरे करके आ जाएंगी जिनकी डेट निकल चुकी है। तो ओडिशा की रिजल्ट्स आ चुकी हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। उस बारे में आप हमारी ब्लॉग में भी पढ़ सकते हैं। पलक मुझे बताएंगे कि आप रिजल्ट्स चेक कैसे करते हैं। जी क्षितिजा, हमने हमारे ब्लॉग पे लिंक दे रखा है जिसमें एक पीडीएफ है जिसमें सारे ही सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब मेंशन है। तो आप वो पीडीएफ खोल लीजिए। उसके बाद वहाँ उसमें कंट्रोल एफ क्लिक कीजिए। उसके बाद वहाँ पे एक जो टॉप राइट कॉर्नर है वहाँ पे एक बॉक्स आएगा। उसमें आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एसएमएस आया है इंडिया पोस्ट की तरफ से उसे लिखिए वैसे के वैसे ही, और फिर एंटर दबाइए। अगर आप सिलेक्ट हुए हैं तो आपको उस पीडीएफ में आपका नाम और जिस पोजीशन के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं वो पता चल जाएगा। ठीक है, जब आपको पता चल चुका होगा कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो आपको ये सवाल उठेगा कि रिजल्ट आने के बाद हमें क्या करना है। तो जिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन का आपने उनको पता बताया है, इंडिया पोस्ट को या ग्रामीण डाक सेवक को, जिस वे में आपने उनको इन्फॉर्म किया है कि आपको वो कम्युनिकेट करे, चाहे एसएमएस हो, फोन नंबर दिया हो, ईमेल दिया हो, जिस हिसाब से भी, तो इंडिया पोस्ट या ग्रामीण डाक सेवक आपको उस वे से कम्युनिकेट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस जगह, कहाँ पर और किस वक्त आपको आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस करनी है। तो जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए बुलाएंगे तब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, और जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तब आप फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। क्षितिजा, हमने कोशिश तो बहुत की है कि हम सारे ही डाउट्स हमारे जो यूज़र्स हैं उनके क्लियर कर पाएँ इस वीडियो में। लेकिन फिर भी अगर हमारे यूज़र्स को कोई और भी डाउट्स हैं तो हमारा जो डिस्कस पेज है, टेक्स्ट बुक का नया पेज है, उस पर आप जाइए और अपने डाउट्स जो भी हैं आप डिस्कस भी कर सकते हैं। आप जो आपके साथ में जो एप्लीकेंट्स हैं उनके साथ या हमारे साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, तो उसे यूज़ कीजिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग को भी देख सकते हैं। शुक्रिया।